में लेसन अगला 9 है ना, लेसन नंबर 9 देखिए। अरे हाइट एंड डिस्टेंस का नाम थोड़ा सा लिखा है, त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग लिखा होगा, है ना, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ वही, उसी को हम हाइट एंड डिस्टेंस बोल देते हैं, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी, ठीक है ना। तो उसी का नाम ही है एप्लीकेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन इसको हम बोलते हैं, सम एप्लीकेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आया, ये बोल देते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी से चलते हैं ना, क्योंकि एनसीईआरटी सबके पास है, पढ़ना भी एनसीईआरटी है। तो हम एनसीईआरटी बुक ले लेते हैं, उसी से जो है प्रयास करते हैं कि लग जाए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि देखो इसमें है क्या, इसका यूज कहाँ करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये दिया है एक मीनार है, मीनार देख रहे हो, ये मीनार है, इसे आप बस मीनार समझें, ये मीनार है। अब इस पे हम चढ़ नहीं सकते, मीनार इतनी ऊंची है कि हम चढ़ नहीं सकते, लेकिन हमें इसकी ऊंचाई बतानी है। समझ गए, मीनार इतनी ऊंची है कि हम चढ़ नहीं सकते, लेकिन ऊंचाई बतानी है, तो हम क्या यूज करेंगे, एप्लीकेशन किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। समझ में आया। एक पतंग है यहाँ पे, ये पतंग है, ध्यान समझो, बहुत अच्छा है, लेसन पूरा बहुत अच्छा है। एक पतंग है, यहाँ से हम उड़ा रहे हैं, अनिल यहाँ से उड़ा रहे हैं, धागा नाप नहीं सकते, लेकिन इसकी दूरी बतानी है, कितनी दूरी पतंग, कितनी दूरी पर पतंग उड़ रही है। या ये आपकी क्षैतिज है, पृथ्वी है, एर्थ है, इस एर्थ से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ये बताना है। समझ में आया। धागा आप नाप लोगे, आप 5 किलोमीटर रस्सी ले आए तो आपकी पतंग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन इस तरह की ऊंचाई पे है ये नहीं पता है, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, एप्लीकेशन का यूज करते हो। क्लियर है ना, समझ जाओगे। अब इसमें हमें 2 फार्मूले ज्यादा पढ़ने, वैसे तो 3-4 पढ़ने, लेकिन 2 ज्यादा पढ़ने। 2 क्या, एक है आपका tan थीटा, और इसका मतलब होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ये tan थीटा होता है। इसका मतलब सीधा ये ट्रायंगल ऐसे बनाएगा, ये एंगल ऐसे दिया रहेगा, तो ये और ये, इन दोनों में रिलेशन जो है वो क्या कहलाते हैं, tan कहलाते हैं। ठीक। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ से इस पतंग को देख रहे हैं तो हम यहाँ पर बनाएंगे उन्नयन, और अगर हम इस पतंग से इनको देख रहे हैं, अनिल को देख रहे हैं, तो ये एंगल बनाएंगे क्या, अवनमन। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगा, बस इतना तो याद है। नीचे से ऊपर देखेंगे तो दूसरा एंगल बनेगा, ऊपर से नीचे देखेंगे तो दूसरा एंगल बनेगा। अब आप सोच रहे हो कि हम ऊपर से नीचे कैसे देखेंगे या नीचे से ऊपर कैसे देखेंगे। अरे इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा शरीर, खाली आंखें ही तो देख रही हैं, तो हमारे लिए हमारे पूरे शरीर को हम 8 मान लेते हैं। आप सोच रहे हो इतना बड़ा शरीर आंख कैसे हो सकता है। जब हम किसी मीनार को देखने चलते हैं, जब हम किसी छत को, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा रहेगा, कहीं गलत होगा ही नहीं। जब हम किसी छत को या मीनार को देखने का प्रयास करते हैं, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, मीनार की इसका चोटी आपकी यहाँ है, तो हम यहाँ एक पॉइंट में नहीं खड़े होते हैं, हम यहाँ इतने बड़े बन के ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन हमसे कहा जाता है कि आप यहाँ से एंगल बना रहे हो, तो ये एंगल माना जाता है, ना कि ये एंगल मान लो। समझ में आया। जब स्पेशली कह दिया जाए कि आपकी हाइट 5 मीटर है और आप यहाँ से देख रहे हो, तब आप आंखों की बात करते हो, नहीं तो आप अपने आप को नगण्य मानते हो, आप यहीं पर रहते हो। क्लियर है ना, समझ जाओगे। क्वेश्चन में आएगा, जैसे जैसे आएगा समझाते रहेंगे। मतलब समझ में आया इनका यूज कहाँ करना है, पहाड़ की ऊंचाई नापने के लिए, मीनार की ऊंचाई नापने के लिए, छत की ऊंचाई नापने के लिए, पतंग की दूरी नापने के लिए, नदी की चौड़ाई नापने के लिए, ऐसी चीजें जहां आप जा ना सकते हो उन्हें नापना हो, है ना, ऐसी चीजों के लिए आप क्या करते हो, इस एप्लीकेशन का यूज करते हो। क्लियर। एक बार आप नीचे से ऊपर देखोगे तो उन्नयन बनेगा, एक बार आप ऊपर से नीचे देखोगे तो अवनमन बनेगा। उन्नयन अवनमन में एक चीज और बहुत मस्ती है, देख लीजिए। इंग्लिश अभी हम थोड़ी देर बाद बता रहे हैं, इंग्लिश वाले कंफ्यूज ना हो, केवल देखते रहे बस। देखिए ये कहता है कि अगर ऐसे बना हुआ, ध्यान दो, अगर ऐसे बना हुआ है और हम यहाँ से ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से, तो हम ऐसे सर उठाएंगे, ऐसे देख लेंगे, ये ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे हैं तो हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ना कि यहाँ देखते हैं, हम इसके सापेक्ष देखते हैं।
और जब इसके सापेक्ष देखते हैं तो ये जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल यहाँ बनता है। क्यों? क्योंकि ये लाइनें पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइनों के एकांतर कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कुछ याद आया? पैरेलल लाइनों के एकांतर कोण इक्वल होते हैं, तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल क्या करेगा? यहाँ भी बनाएगा। अगर यहाँ अल्फा बना रहा तो यहाँ भी अल्फा बनाएगा। समझ में आया? तो हम चाहे नीचे से देखें चाहे ऊपर से देखें, बस डिपेंड करता है आपके एंगल कहाँ बन रहे हैं। ठीक है ना? नीचे से देखेंगे तो कुछ और बात होगी, ऊपर से देखेंगे तो कुछ और। ये कहते हैं एक सर्कस आर्टिस्ट लिखा हुआ है क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ध्यान दो, ये कहते हैं एक सर्कस आर्टिस्ट मतलब होता है कि एक जो सर्कस दिखा रहा है वो है ना, एक 20 मीटर की रस्सी पर कूद रहा है। और उसके बाद ये कह रहा है कि which is tightly straight and a tight from a top of the vertical pole and the ground। और वह रस्सी एक तरफ एक वर्टिकल पोल पर बंधी हुई है और एक तरफ एक ग्राउंड भी बंधी हुई है। हिंदी में फिर से देखते हैं। कहता है एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर की लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई बताइए। समझ में आया? ये कहता है कि एक रोप जो है, ध्यान दीजिएगा, ये एक पोल है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन देखो बस अभी समझ में आ जाएगा। ये एक पोल है और यहाँ से एक रस्सी जो है वो यहाँ पर ऐसे बंधी हुई है, एक टॉप पर बंधी हुई है, एक ग्राउंड पर। अब तो समझ में आया? ये एक सीधा पोल खड़ा है और एक टॉप एक ग्राउंड पर रस्सी बंधी हुई है। रस्सी की लंबाई जो है वो 20 मीटर है और ये 36 से जो है थीटा 30 अंश का कोण बना रहा है। अब ये कह रहा है कि पोल की ऊंचाई बताइए। कुछ है इसमें? तुरंत आप चलिए मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ पोल इक्वल टू कितना? h है ना, ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी। हाइपोथेनस दिया है, हाइपोथेनस ही तो है। एल्टीट्यूड निकालना है। देखो ये एंगल यहाँ बना रहा तो ये आपका हो जाएगा बेस यानी आधार, ये आपका हो जाएगा एल्टीट्यूड हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा हाइपोथेनस। तो यहाँ से एबीसी में हम देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू एल्टीट्यूड यानी BC अपान हाइपोथेनस यानी AC। तो BC का मान है h और AC का मान कितना दिया है? 20 और साइन 30 अंश का मान बताना है। साइन 30 अंश का मान कोई बता सकता है? साइन 30 अंश 1/2 याद नहीं किए हो। h अपान कितना? 20। ये 20 इधर जाएगा तो h इक्वल टू हो जाएगा 20/2 और h इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। बताइए कोई प्रॉब्लम है? फिर से देखो यहाँ पे ये कहता है कि ये रस्सी की लंबाई है, ये ऊंचाई हमें निकालनी है। रिलेशन क्या मिल रहा है? एल्टीट्यूड और हाइपोथेनस। एल्टीट्यूड हाइपोथेनस में साइन काम कर रहा है, साइन इक्वल टू एल्टीट्यूड अपान हाइपोथेनस लगा दिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, h अपान 20 तो h की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम है? लिख लीजिए, दूसरा लगाओगे तो और अच्छे से आ जाएगा। पहले को देखो लिखा हुआ है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टोन and the broken part bend so that the top of the tree touched the ground making an angle 30 with it। तो समझ में नहीं आया होगा। कहता है ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टोन, एक पेड़ जो है वो टूट गया है। स्टोन मतलब हवा के कारण, आंधी के कारण, है ना। और फिर कहता है जो ब्रोकन पार्ट है, टूटा हुआ पार्ट है, वो बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच्ड द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30। जो टूटा हुआ पार्ट है यानी ट्री का जो टॉप है वह टूटने के बाद ग्राउंड से लगकर 30 अंश का एंगल। चलो आगे। The distance between the foot and the tree of the point where the top touched the ground is 8 सेंटीमीटर। ये कहते हैं जहाँ पर पेड़ का टॉप टच हुआ है ग्राउंड से, वहां से जहाँ पर पेड़ का बेस है यानी जहाँ पर पेड़ की जड़ है उसकी दूरी 8 मीटर। यही तो लिखा हुआ है, देखो दूसरा लिख गया है। अब उसके बाद ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो कह रहा है कि ट्री की हाइट बताइए। ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा हिंदी वाले देख लें। कहता है कि आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ वह 30 अंश का एंगल बनाता है। पेड़ के आधार बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है ना। एक बार फिर से पेड़ है, बनाओ पहले। ये पेड़ है, इतना तो समझ में आता सबके ना। इस पेड़ पर इधर से हवा चल रही है, अब हवा चलेगी तो ये यहाँ से टूट रहा है, मान लेते हैं यहाँ से टूटा, और ये भाग जो यहाँ पे है अलग नहीं हुआ,
अलग जैसे कोई डंडा होता है, जैसे ये है ना, ये अब ये टूटा तो ये अलग नहीं हुआ, ऐसे घूम गया। तो ऐसे ही ये घूमा और ये घुमा हुआ पार्ट यहाँ पे आके मिल गया। समझ में आया कि नहीं? अब ये घुमा हुआ पार्ट यहाँ मिला है तो ये इसके साथ में 30 अंश का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। और ये ऊंचाई, ये दूरी जो यहाँ से यहाँ तक है, ये 8 मीटर दिया है और आपसे ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी। अब समझ में आया? क्लियर? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना या मान लेते हैं लेट पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ पेड़ आप लोग लिख लोगे ना, हाइट ऑफ ट्री, कि नहीं लिख पाओगे? पेड़ की ऊंचाई बराबर यच, इन लोगों लिख दें हिंदी वालों के लिए, यच हो गया। अब ये इतनी दूरी हम यक्स मान लें, थोड़ी देर के लिए इतनी दूरी हम यक्स मान लें, तो इतनी बची हुई दूरी कितनी होगी, कोई बता सकता है? h माइनस एक्स, बस यही सब है। अगर ये आ गया तो समझ लो कुछ नहीं है, इसमें क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं है। पूरी दूरी देखो, एक गेस करते हैं, 1 मिनट। पूरी दूरी 20 मान लेते हैं, इतनी दूरी 5, तो बची हुई दूरी 15, तब तो 15 5 20 हुई। 15 आया कहाँ से? जब 20 में से 5 घटा दिए तो 20 में से 5 घटा। अब समझ में आया? यानी इतनी दूरी और प्लस में इतनी दूरी बराबर इतनी दूरी। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अब जो यहाँ पे था वही तो गिर के यहाँ आया है, तो ये कितना हो गया? h माइनस एक्स। बस इतना समझ में आया, समझ लो कुछ नहीं है ना। नाम दे दे रहे हैं ए, बी और सी। चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, ये लिखा है आपका, यहाँ पर देख दीजिए, ए बी लिखा है आपका x, बी सी लिखा है आपका 8 मीटर। तुरंत tan थीटा लगाएंगे, आधार लंब बटे आधार, लंब है आपका ए बी, आधार है आपका बी सी। क्लियर है ना? वैल्यू रख लेंगे तो आपको मिल जाएगा कुछ और। देखो यहाँ पे ये मिटालना था, इधर मिटाल दें, चलिए इधर मिटाल देना। यहाँ पे जाओ, उसमें दिखता नहीं है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। देखो tan 30 ए बी का मान दिया है x, और सॉरी ए बी का मान x दिया था और बी सी का मान क्या दिया हुआ है? 8। क्लियर है ना? tan 30 का मान दिया है 1/√3 और x अपान में कितना हो जाएगा? 8। यहाँ तक तो सभी लगा लेते हैं। अब उसके बाद प्रॉब्लम आती है, ये 8 इधर जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा 8/√3। यहीं पर ऐसे लिख के छोड़ दो, लगा दें, cos लगा दें, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 30 इक्वल टू बेस यानी BC अपान हाइपोथेनस यानी AC। समझ में आया? चलिए cos 30 का मान कोई बताएगा? लो, मान नहीं याद है तुम लोग, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। cos 30√3/2, BC का मान कितना लिखा है? 8, और AC का मान कितना लिखा है? h माइनस एक्स। इस पूरे को इधर लेके चले जाओ, है ना, इस पूरे को इधर, तो ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा h माइनस एक्स और बराबर में कितना? 8। क्लियर है? इतना समझ में आता होगा सबके। अब यहाँ पर x की वैल्यू उठा के रख दो, ये वाली x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दोगे, आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इसे सॉल्व करना हमें नहीं आता, यहाँ तक तो है ना। √3/2 यहाँ पर लिखा हुआ है h, x की वैल्यू ये रख देना है क्या? h/√3 और उसके बाद रख देना है क्या? 8। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसको इधर गुणा कर लो, इसको इधर ले आओ, है ना। तो ये हो जाएगा h माइनस 8/√3 और ये 8 का 2 से गुणा और ये √3, जो इधर गुणा था भाग था वो इधर गुणा, जो इधर गुणा था वो इधर भाग, इतना कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा 8 दूनी 16/√3 और ये इधर जाएगा प्लस में 8/√3। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 16 8 24 बटे क्या हो जाएगा? √3 से आप ऊपर नीचे गुणा कर लो, गुणा करो यानी परमेयकरण, आप जानते हो, रीजनलाइजेशन कई बार हम बता चुके हैं। और ये 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। 8√3 मीटर इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर आपकी किताब में क्वेश्चन में कहीं टिक करने के लिए बोल दे और ये 8√3 ना दे, तब इसका आंसर आएगा 1.732 यानी 2 8 16, 8 3 24 1 25, 8 7 56, 56 2 58 और 8 1 8, 8 और 5 13, 13.856 मीटर इसकी ऊंचाई आएगी। समझ में आया? इतना। वैसे आप यहाँ ना जाइए, केवल इतना लिख दीजिए तब भी आंसर मान लिया जाएगा। इतना भी ना लिखिए, इतना लिख दीजिए तब भी आपके क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ h बराबर तक आपको आना पड़ेगा। यहाँ रोक दिए तो काट देगा, क्योंकि यहाँ खाली h है, आपको h की वैल्यू चाहिए जो इतनी आएगी।
ठीक है ना। तो यहाँ तो कम से कम मैंने बताया था उन्नयन की इंग्लिश ना, तो एलिवेशन में उन्नयन होता है जब आप नीचे से ऊपर देखोगे तब वो यूज करेगा एलिवेशन का, ठीक है ना, एलिवेशन ही लिखा हुआ है। तो जब ये कह दे कि एक पॉइंट से किसी मीनार का एलिवेशन 31 डिग्री, फिर से पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर, ध्यान दो यहाँ से एक टावर के टॉप का, इसे बनाना इंपॉर्टेंट है, ये बन गया तो समझ लो आ गया। यहाँ से एक टावर के टॉप का उन्नयन कोण यानी एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। क्लियर है ना, ये आ गया। अब उसके बाद ये कह रहा है कि आप फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 30 मीटर एबव फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यह बिंदु, ये जो बिंदु है यह इस टावर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है। यह बिंदु इस टावर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है। फिर से ये कहता है कि एक इल्यूमिनेशन किसी पॉइंट से मीनार के टॉप का इल्यूमिनेशन जो है 30 डिग्री है, और जो पॉइंट है वह मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पे, यही लिखा हुआ उसमें, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, बताइए क्या है जो इसमें कठिन है। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तुरंत लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। आप चलिए तुरंत मान लेते हैं, माना या लेट, ऊंचाई इक्वल टू कितना, यच, या मीनार की ऊंचाई, या टावर की ऊंचाई, या पेड़ की ऊंचाई, या मकान की ऊंचाई, जो कह दे वही ऊंचाई मान लो। इतना सा भी कर सकते हो। ABC लिख लो, ABC। थोड़ा सा पेज भरने के लिए AB इक्वल टू एच लिख दो, BC इक्वल टू 30 लिख दो, 30 मीटर लिख दो, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिख दो, और चले आओ इन ट्रायंगल AB और C में, और यहाँ पर tan थीटा ले लो, और tan थीटा इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपान कितना, बेस, एल्टीट्यूड अपान बेस। वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देख लो आंसर, चलिए यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो आपका हो जाएगा tan 30, tan 30 इक्वल टू AB मतलब एच, और ये आपका कितना हो जाएगा 30, ये आपका हो जाएगा 1/√3, और ये आपका हो जाएगा h/30, इधर जाएगा तो h इक्वल टू 30 अपान कितना, √3। इतना अगर लिख पा रहे हो तो सही है, अगर और आगे जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो। √3 से क्या करोगे, गुणा भाग, तो 10√3 बटे कितना 3, 3 दहम 30, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 10√3, और ये आपका जो है मीटर में, क्योंकि ये मीटर कह रहा है, अगर ये सेंटीमीटर कहता तो सेंटीमीटर हो जाता। बताइए कुछ कठिन लग रहा। लिखा काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव ऑफ द ग्राउंड। हिंदी सुनिए, हिंदी वाले। ये कहता है एक पतंग जो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, समझ गए ना। एक पतंग जो ग्राउंड यानी भूमि से, पृथ्वी से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। फिर उसके बाद कहता है अच्छा फ्लाइंग लगा है तो उड़ रही है, आ जाएगा, सेंटेंस भी है, इंग्लिश भी पढ़ लेना इसमें। लिखा है ना, देखो आकाइट, आकाइट क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो अब ऐसे पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा, फिर हल चलते हैं। फिर कहता है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ये कहता है कि ये जो इसकी रस्सी है, स्ट्रिंग मतलब रस्सी जिसमें पतंग बंधी हुई है, जो धागा है वो टाइट है और किसी एक पॉइंट से बंधा हुआ है। समझ में आया, एक रस्सी है, एक धागा जो पतंग से, जिसमें पतंग उड़ रही है बांध के, वो टाइट है यानी उसमें तनाव है, यानी वो एकदम खींची हुई है, इस तरह नहीं है, क्योंकि इस तरह होगा तो लंबाई नहीं निकलेगी, इस तरह रस्सी होगी तो लंबाई नहीं निकलेगी, इसीलिए वो टाइट बता देता है ना। तो टेम्परेरी जो है टाइट की गई है, मतलब वैसे है टाइट रस्सी। और फिर कहता है इन द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 मीटर। कहता है कि जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से 60 मीटर का एंगल बना रहा है, जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से 60 मीटर का औनमन कोण बना रहा है, इंक्लाइनेशन लिखा हुआ है, औनमन कोण बना रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in a string। कहता है कि मान लेते हैं, assume करते हैं कि इस स्ट्रिंग में कोई भी गांठ या कोई भी जो है और झुकाव या कोई भी लचीलापन नहीं है, यानी कोई अवरोध नहीं है, तब आपको रस्सी की लंबाई बतानी है। क्लियर है ना, ये कह रहा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। समझ में आ गई होगी हिंदी, कि फिर से पढ़ें। एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और वो धागा जो है टाइटली किसी ग्राउंड से टच कर रहा है, बंधा हुआ है, और वह ग्राउंड के साथ जो है औनमन कोण 60 अंश का बना रहा है। तो इस प्रकार इस रस्सी की लंबाई क्या होगी, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। यार ये मिटल वह नहीं करता, पता नहीं कौन सा जादू है इसमें।
अच्छा ऐसा पहले नहीं था, ये आज ही ऐसा लग रहा है, पहले आराम से मिटल जाता था। ये स्कूल वाली इंक ज्यादा ओरिजिनल है क्या? चलिए देखते हैं आगे। हाँ? देखें आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चलिए देखो, ये कहता है कि देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक ग्राउंड है, देखो यहाँ पे एक ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब ये पृथ्वी है। यहाँ पे 60 अंश के कोण पे एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, ये देख रहे हो ना, ये ऐसे पतंग उड़ रही है। यहाँ पर कोई रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी बंधी हुई है, और ये कहता है इसका ग्राउंड से झुकाव जो है वो क्या है, 60 है। इनक्लाइंबिंग मतलब झुकाव होता है, ना कि अवनमन। इसका मतलब अवनमन नहीं, झुकाव होता है, इसका मतलब होता है झुकाव, झुकाव है ना। अभी अवनमन नहीं आया, अवनमन आएगा तो हम बताएंगे। एलिवेशन मिस होता है उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखना, और इनक्लाइंबिंग मतलब होता है, इंक्लाइनेशन मतलब होता है झुकाव, ठीक है ना। तो इस स्ट्रिंग का इस आधार यानी ग्राउंड से झुकाव जो है वो 60 मीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी दी हुई है, 60 मीटर। 60 मीटर यहाँ से इसकी ऊंचाई दी हुई है, और ये डिस्टेंस आपसे क्या है, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। क्लियर है ना। नाम दे देते हैं ए, बी और सी, मान लेते हैं, माना या लेट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्कल टू कितना, यक्स, या यहाँ पर लिख दो रस्सी की लंबाई। रस्सी से पतंग उड़ाओगे, तो धागा लिखना, रस्सी की लंबाई स्कल टू कितना, एक्स, ठीक है ना। अब देखो ये 60 दिया है, एक्स दिया है, ये 60 दिया है, कौन सा रिलेशन लगाएंगे, साइन कास की टैन, यही इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो थोड़ा और आ जाएगा। क्या लगाएंगे, बोलो क्या लग सकता है इसमें, टैन, टैन लगा दें। क्या लगा सकते हैं बताइए, साइन कास टैन, कॉस, कॉस लग जाए, कुछ नहीं आता तुमको। साइन, साइन थीटा इक्वल टू एल्टीट्यूड, देखो एल्टीट्यूड ही तो दिया है, प्रॉब्लम क्या है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस, तुरंत साइन लग जाएगा। तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस, तो साइन 30 साइन 60 इक्वल टू, एल्टीट्यूड का मान है आपका BC और हाइपोथेनस का मान है आपका AC। तो BC का मान है 60 और AC का मान क्या है, X है। साइन 60 का मान क्या है, √3/2। ये वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। यहाँ क्या लिखा था, √3/2, और यहाँ क्या लिखा था, चलिए ये एच यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये एच यहाँ एक्स है, चलिए ये एक्स यहाँ, तो एक्स ले गए, ये 60 इधर 2 ले आए, इधर √3 ले आए, फिर से वही बन गया। जहाँ √3 आए वहाँ ये सब करना पड़ेगा। तो 60 × 2 × √3 अपान में कितना, 3, काट दो इसे, 40 √3 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 √3 मीटर हो जाएगा। अब तो समझ में आया।